हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, हाउ ओडिशा बिकम इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल स्टेट। मतलब कैसे ओडिशा मतलब इंडिया का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल स्टेट बन गया है आज के टाइम पे। बाकी एक टाइम पे था ओडिशा को बहुत अंडररेटेड समझा जाता था, यहाँ तक कि मतलब डेवलपमेंट वाइज भी हर मामले में बहुत पीछे था ओडिशा। लेकिन आज ओडिशा का नाम आ रहा है पूरी दुनिया में। तो ये कैसे इतने कम समय में ओडिशा ने किया, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। ओडिशा टूरिज्म की टैगलाइन है इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। और ये लाइन इसलिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि ज्यादातर लोग इस स्टेट के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है। ये वो स्टेट है जहां पर 1999 में साइक्लोन आया था तो 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई। लेकिन आज यूएन यहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट को एक अचीवमेंट बताती है। कभी इस स्टेट को भारत के गरीब स्टेट्स में गिना जाता था, लेकिन आज के दिन भारत में हॉकी के रिवाइवल में इस स्टेट की स्पॉन्सरशिप का सबसे बड़ा हाथ है। और आज के दिन यहाँ पर हॉकी और फुटबॉल के वर्ल्ड कप होस्ट हो रहे हैं। हजारों साल पुराने टेम्पल से लेकर भारत की लार्जेस्ट लेक वाला ये स्टेट बंगाल के साथ रसगुल्ला के ओरिजिन पर क्लेम कर सकता है, लेकिन खीर पक्का यहीं ओरिजिनेट हुई है। और यहाँ की सैंड आर्ट तो पूरे देश में वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल और इतिहास में कलिंग नाम से फेमस भारत का ये मोस्ट अंडररेटेड स्टेट है ओडिशा। लास्ट कुछ ईयर्स में ये स्टेट देश के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन चुका है। माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, एचडीआई से लेकर एफडीआई, हर फील्ड में ओडिशा तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी और आज के इस वीडियो में हम इसी जर्नी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। The eastern Indian state of Odisha was hit by one of the most devastating cyclones in the region on 29th October 1999. As many as 10,000 people are reported to have died. Now in 2021, Odisha has braved cyclone Yas, limited the casualties to single digits. मैं आज उड़ीसा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि नक्सल आंदोलन को नकेल कसने में उड़ीसा ने और नवीन बाबू ने हमेशा हमारा समर्थन किया है। ये इनके समर्थक है ना बीजेपी के शायद। बात है हजारों साल पहले की, जब भारत के एक हिस्से में कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रही थी और उस टाइम पर एक बहुत पावरफुल किंगडम था कलिंगा और उसके राजा कौरवों की तरफ से महाभारत में लड़ रहे थे। महाभारत के बाद आई क्षत्रिय डायनेस्टी और इसने कलिंगा की लॉस्ट ग्लोरी को रीस्टोर किया। पुराणों के हिसाब से एक के बाद एक 32 क्षत्रिय किंग्स ने यहाँ पर रूल किया। फिर इसके बाद यहाँ आई नंदा डायनेस्टी जिसकी टोटल 9 जनरेशन ने यहाँ पर रूल करा और इस टाइम पर इस रीजन में काफी इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इन्होंने इस रीजन को फेमिन से बचाने के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट भी शुरू किए थे। इस डायनेस्टी के टाइम पर जो कलिंगा था वो आज के ओडिशा से थोड़ा सा अलग है। इसमें बंगाल और बिहार के भी कुछ पार्ट्स आते थे। वैदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उस टाइम पर मेनली यहाँ पर ट्राइबल्स रहते थे और आज भी आप देखो ओडिशा की 1/3 पॉपुलेशन ट्राइबल्स ही है। इसके बाद कलिंगा ने देखी भारत की अब तक की सबसे डेडलीस्ट वॉर, जब 261 BCE में मौर्यन सम्राट अशोक ने यहाँ पर अटैक कर दिया। 1 लाख लोगों की डेथ हुई इसमें और अगले 110 सालों तक यहाँ पर मौर्यन एम्पायर रहा। अगले 1600 सालों तक यहाँ पर जैन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टीज आई और यहाँ पर फेमस लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल इसी ड्यूरेशन में बने। फिर इवेंचुअली 1568 में रिपीटेड इन्वेजन्स के बाद अफगान्स ने भी कुछ टाइम तक इस रीजन को कंट्रोल करा। तब जो ये रीजन था वो बंगाल सल्तनत के एकदम एज पर था और इस पर अफगान ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। ये लोग भी यहाँ पर ज्यादा टिक नहीं पाए और फिर अकबर ने कलिंगा पर अटैक करा और इसे जीत लिया और अगले 180 सालों तक यहाँ पर मुगल रूल था। मुगल रूल के अंडर भी अगर आप देखें जो पावर का सेंटर था वो दिल्ली और आगरा में था और ये रीजन उससे बहुत दूर था, इसीलिए यहाँ पर उनका भी ध्यान नहीं गया। मुगल्स ने कलिंगा को एक तरह से ऑटोनॉमी दे रखी थी, वहां पर अपने किंग थे और वो अकबर के अंडर एक सबऑर्डिनेट की तरह रूल करते थे। क्योंकि मानसिंह यहाँ के गवर्नर थे तो जो यहाँ के टेम्पल्स थे उनको भी ठीक ठाक प्रोटेक्शन थी, लेकिन मुगल से कोई हेल्प नहीं मिलती थी। फिर 1751 में आए मराठास। और इस रीजन ने मुगल्स के कंपैरिजन में कुछ डेवलपमेंट देखा, लेकिन अगर आप मैप देखें तो मराठा एम्पायर के भी बिल्कुल एज पर था ये रीजन। इसीलिए मराठास ने भी जो रूलिंग का काम था वो लोकल किंग्स को ही दे रखा। बस उन्हें नागपुर के मराठा किंग को अपना ओवरलॉर्ड मानना होता था। अब कोई रेबल ना कर दे इसलिए मराठास ने अपनी एक बड़ी सी फोर्स जो है वो कटक में तैनात कर रखी थी। मराठा के टाइम एक अच्छी चीज हुई, जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल है उसकी पॉपुलैरिटी पूरे भारत में बढ़ने लगी। इसीलिए मराठास ने पुरी की तीर्थ यात्रा को खूब प्रमोट करा, जिससे भारत की
दूसरे हिस्सों से भी धीरे धीरे लोग यहाँ पर आने लगे। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में पैर पसारे। इस रीजन के नॉर्थ में बंगाल था और साउथ में मद्रास, दोनों इमर्जिंग पावर थे और अंग्रेजों ने धीरे धीरे इन दोनों जगह अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। जो कलिंगा के कोस्टल एरियाज थे वो कुछ कुछ अंग्रेजों के अंडर आ गए, तो वो मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गए और अब अपने ट्रेड और कंट्रोल को बढ़ाने के लिए उन्हें जरूरत थी कि पूरा कलिंगा मिल जाए और इस पर कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग तरीके से मराठा रूलर को कन्विंस करती थी। अंग्रेजों ने डिप्लोमेसी से लेकर पैसों के लालच देने की कोशिश करी, लेकिन वो मराठा एम्पायर को कन्विंस नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर पूरे भारत में स्ट्रांग होता गया। 1803 में एंग्लो मराठा वॉर हुई, सेकेंड वाली। उसके बाद जो कलिंगा था उस पर अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो गया और कलिंगा के नॉर्थ और वेस्टर्न जो रीजन थे उसको इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला दिया। अब ब्रिटिश के लिए कलिंगा बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में एक बफर जोन की तरह था, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत हाई थी, नेचुरल डिजास्टर भी इस रीजन में आती थी। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इस पूरी जगह पे ध्यान देने के बजाय मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी पर ज्यादा ध्यान दिया और कलिंगा का जो डेवलपमेंट था वो नहीं हो पाया। ब्रिटिशर्स ने ना ही यहाँ पर रोड बनवाई, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स का टाइम था उस टाइम पर यहाँ पर गरीबी बढ़ने लगी। ब्रिटिशर्स की इग्नोरेंस की वजह से 1866 में आया कलिंगा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फैमिन। इस रीजन में एक तरफ थे घने जंगल और दूसरी तरफ था समंदर, इसीलिए जो लोग भी थे वो भी यहाँ से माइग्रेट नहीं कर पाए और ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों की भूख की वजह से जान चली गई। अंग्रेजों की इग्नोरेंस से परेशान और आजादी की होप में 1903 के अंदर उत्कल सम्मेलनी ने एक डिमांड करी कि उन्हें ओडिया स्पीकिंग रीजन को यूनिफाई करके एक स्टेट बनाया जाए। फिर 1912 में ओडिशा बना, तब ओडिशा प्रोविंस के अंदर बिहार भी आता था जो कि 1936 में अलग हो गया और फाइनली ओडिशा एक सेपरेट स्टेट बन गया। अब अफगान, मुगल, मराठा, ब्रिटिश, ये सारे एम्पायर में आपने नोटिस किया होगा कि ओडिशा कभी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नहीं था, इसीलिए रूल इस पे सबने किया लेकिन सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए, कभी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। और इवेंचुअली अंग्रेजों का जो काला दौर था वो खत्म हुआ। 47 में भारत आजाद हुआ। उस टाइम पर ओडिशा को अगर आप देखें पूरे भारत में ये सबसे गरीब स्टेट्स में एक आता था। इनफैक्ट यहाँ इतनी गरीबी थी कि बाद में इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था वो भी ओडिशा विजिट करने के बाद दिया था। इसका एक कारण ये था कि ओडिशा में शुरू से ही जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थी। जनरली ट्राइबल्स ऑप्रेस थे, इसलिए कोई लैंड या वेल्थ ओन नहीं करते थे और अंग्रेजों की इग्नोरेंस झेलते हुए स्टेट में कोई डेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज भी नहीं सेटअप हो पाई। ऊपर से यहाँ पर साइक्लोन इतने आते थे कि जो कुछ भी बचा था वो इन्होंने तबाह कर दिया। ओडिशा में इतने साइक्लोन आते हैं कि आप एक सिंपल गूगल सर्च करके समझ सकते हो। पिछले 20 सालों में 10 मेजर साइक्लोन यहाँ पे अभी आ चुके हैं। इसीलिए सिस्टमैटिकली ओडिशा की एक लार्ज पॉपुलेशन गरीब रही और मेल न्यूट्रिशन होती चली गई। बेसिक डेवलपमेंट लेवल भी इस स्टेट में अपने बाकी पीयर स्टेट के कंपैरिजन में काफी कम थे। ये बात आपको डेटा में भी दिखेगी। 1951 के सेंसस के हिसाब से ओडिशा का लिटरेसी रेट सिर्फ 15% था, जो कि नेशनल एवरेज से काफी कम था। कंपैरिजन के लिए उस टाइम पर बंगाल का लिटरेसी रेट 24% था और मद्रास का 22%। लेकिन सरकार जानती थी कि एक चीज जिसकी ओडिशा में कोई कमी नहीं है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। ओडिशा मिनरल्स का गोल्ड माइन है। ओडिशा में भारत का 98% क्रोमाइट, 33% आयरन, 52% बॉक्साइट और 24% कोल मिलता है और इसी का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर शुरू हुई माइनिंग इंडस्ट्री। लेकिन गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से माइनिंग इंडस्ट्री से भी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ यहाँ पर। कुछ लोग तो अमीर हो गए लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कम दामों पर काम करने पे मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन्हें भी हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया। इससे स्टेट में जो कुछ सिलेक्टेड लोग थे उनकी वेल्थ बढ़ रही थी और पूरे स्टेट में इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ती चली गई। ओडिशा में करप्शन इतना हाई हो चुका था कि जब राजीव गांधी जी यहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि जब मैं 1 रुपए सेंटर से भेजता हूँ तो आपको सिर्फ 15 पैसे मिलते हैं और जो बाकी 85 पैसे हैं ये बीच में मिडिलमैन खा जाते हैं। माइनिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर भी यहाँ पर शुरू से ही डोमिनेंट सेक्टर था। ओडिशा का जो एवरग्रीन मौसम है उसकी वजह से इसकी जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है और मिनरल रिच है। क्योंकि ओडिशा में 70% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, इसलिए रिफॉर्म की यहाँ पर बहुत जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर भी पॉलिसी पैरालिसिस थी, कोई लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ। इसकी वजह से जो जमीनें थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती चली गई और स्टेट में जो मार्जिनल वर्कर था वो बढ़ता चला गया। ओडिशा एक कोस्टल स्टेट भी है, 450 किलोमीटर लंबा कोस्ट है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जो साइक्लोन है वो कुछ ज्यादा आते हैं। इसकी वजह से भी जो डेवलपमेंट होता है वो भी खत्म होता जा रहा था। इनफैक्ट 1999 में जो साइक्लोन यहाँ पर आया था उसने इतनी तबाही मचाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके 10,000 लोगों की जान ले ली। इस डिजास्टर ने ओडिशा को और पीछे धकेल दिया। ओडिशा बस एक होपलेस केस बनकर रह गया था। पॉलिटिकली देखा जाए तो ओडिशा ज्यादा स्टेबल स्टेट भी नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1980 आते आते ही 6 बार प्रेसिडेंट्स रूल लग चुका था। पार्टीज में हमेशा से कांग्रेस और जनता पार्टी यहाँ पर डोमिनेंट थी, इसीलिए 1947 से 2000 के बीच में अगर आप देखें तो ओडिशा भारत का सच
में ही एक बेस्ट केप्ट सीक्रेट बन के रह गया था। लेकिन लेट 90s में ओडिशा को एक ऐसे सीएम मिले जिससे ओडिशा में एक उम्मीद थी। इनका नाम था बीजू पटनायक। और अंग्रेजों से लेकर आजादी के बाद की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इग्नोरेंस थी, इससे जूझते हुए इस स्टेट को एक उम्मीद जगी कि शायद अब कुछ हो सकता है। लेकिन तभी 1997 में इनकी भी डेथ हो गई और अगले 5 सालों में ओडिशा के अंदर 3 नए सीएम बने और एक बार फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। इस टाइम पर बीजू पटनायक के बेटे थे नवीन पटनायक। ये दिल्ली के ओबराय होटल में साइकेडेली नाम से एक बुटीक चलाते थे। नवीन पटनायक यूएस से वापस आए थे और इन्हें ओडिया बोलनी भी नहीं आती। तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आईके गुजराल हैं, इन्होंने इन्हें पॉलिटिक्स में आने के लिए कन्विंस करा। फिर इन्होंने जनता दल से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई, बीजू जनता दल यानी बीजेडी। 1998 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने बीजेपी के साथ कॉन्टेस्ट करा और 12 में से 9 सीटें इन्हें मिल गई। 99 में जो साइक्लोन आया तो नवीन पटनायक और बीजेडी ने ग्राउंड पर इतना काम करा जिससे अटल बिहारी वाजपेयी जी खुश हुए और इन्हें एक यूनियन मिनिस्टर बना दिया। फिर जब 2000 आया तो नवीन पटनायक ने कहा कि मैं ओडिशा में स्टेट इलेक्शन लड़ूंगा। पहली बार लड़े, पहली बार में जीत गए। इस टाइम पर ओडिशा का नाम भारत में गरीबी, खराब डिजास्टर मैनेजमेंट और करप्शन के लिए पॉपुलर था। इस टाइम ओडिशा के अंदर 47% पॉवर्टी थी। नेशनल एवरेज उस टाइम 26% था। नवीन पटनायक ने यह सब बदलने का डिसीजन ले लिया। इन्होंने मेनली 3 चीजें डिसाइड करी। स्टेट में इंडस्ट्रीज लानी है, स्टेट गरीब है तो फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव करना है, और बार बार साइक्लोन आते हैं तो हमें उससे लड़ने का एक पुख्ता इंतजाम करना है। ये लोग अलग अलग इंडस्ट्रियल जायंट के पास गए, फेरो एलॉयज, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब इनके पास गए कि आप प्लांट यहाँ पर लगाओ और अगले 3-4 सालों में ही फिस्कल डिसिप्लिन को भी फॉलो करते हुए अपने स्टेट को रेवेन्यू सरप्लस बना दिया। ओडिशा सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 और 2007 है, वो ओडिशा के लिए गेम चेंजिंग हुई। इन पॉलिसीज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए, जैसे लो इलेक्ट्रिसिटी रेट कर दिया, गवर्नमेंट अप्रूवल फास्ट कर दिए, एमएसएमई के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव पैकेज बना दिया। इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करवाने के लिए एक अच्छी पॉलिसी के अलावा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए होती है। तो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ओडिशा सरकार ने रोड्स, एक्सप्रेसवेज, पोर्ट से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी खोलनी शुरू की। डिजास्टर मैनेजमेंट का तो ऐसा एग्जांपल सेट कर दिया कि आज यूएन वाले आके बोलते हैं कि भैया इनका एग्जांपल फॉलो करना चाहिए। इतने अर्ली वार्निंग सिस्टम बिठा दिए, इतने प्रोटोकॉल सेटअप कर दिए, इवैक्यूएशन प्रोसेस इतना स्ट्रांग कर दिया कि जब 99 में साइक्लोन आया था तो 10,000 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन 14 साल बाद जब साइक्लोन फेलिन आया तो डेथ काउंट घट के सिर्फ 44 हो चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस साइक्लोन में रिकॉर्ड 10 लाख लोगों को एक साथ रेस्क्यू किया गया था। नवीन पटनायक ने ओडिशा को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है वो आप डेटा पॉइंट से भी समझ सकते हो। 1950 से 80s के बीच में ओडिशा 2% से ग्रो कर रहा था, 80s 90s में 4% से ग्रो कर रहा था, लेकिन 99 के साइक्लोन के बाद ओडिशा इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो चुका था। और 2000 में नवीन पटनायक आए और 2003 से 2012 के बीच में इनकी ग्रोथ रेट पहुंच चुकी थी 8% पर। 2016-17 तक इनकी ग्रोथ रेट 7% थी, लेकिन फिर भी ये नेशनल ग्रोथ रेट 6.7% से ज्यादा थी। और 2005 से 2012 के बीच में जो ओडिशा की पॉवर्टी थी उसमें भी 25% की कमी देखी गई। आज ओडिशा फुटबॉल और हॉकी के वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है। 5 T's पर फोकस करते हुए मेक इन ओडिशा इन्वेस्टर समिट और गवर्नमेंट के सिंगल विंडो पोर्टल गो स्विफ्ट जैसे इनिशिएटिव के जरिए इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। इससे हुआ ये कि जीएसडीपी में इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो सर्विस के बराबर पहुंच चुका है। और 2011 में पूरे भारत में ओडिशा ने सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया था। 2020-22 के अंदर ओडिशा ने $50 बिलियन की FDI अप्रूव की थी। इसके अलावा 2022 में ओडिशा गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दुबई में भी एक इन्वेस्टर समिट की थी। और इन्हीं सब रीजन की वजह से 2021-22 में ओडिशा की पर कैपिटा इनकम 16.8% से ग्रो हुई। अब ये तो ही अच्छी बात है। नवीन एरा में ओडिशा ने बहुत ग्रोथ देखी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे रीजन और एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज नहीं ला पाई। ओडिशा का जो सदर्न केबीके रीजन है आज भी हंगर बेल्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडिया के पूरेस्ट रीजन्स में काउंट होता है। यहाँ पॉवर्टी इतनी एक्यूट और वाइड स्प्रेड है कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। इस रीजन में आज भी सीवियर ड्रॉट्स होते हैं। हालांकि इस रीजन की डेवलपमेंट के लिए 2003 से ही सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल फंड देता है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी 2007 के बाद से बीजू केबीके योजना के अंदर फंड एलोकेट किए, लेकिन फिर भी ये रीजन ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया है। इसके अलावा मुझे लगता है ओडिशा शुड नॉट बी अ बेस्ट केप्ट सीक्रेट। टूरिज्म के लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करनी ही चाहिए। और ये जब ग्रो करेगा तो पुरी के अलावा बाकी भी जो ओडिशा के रीजन है वहां पर भी टूरिस्ट जाना शुरू करेंगे। एक और इशू जो ओडिशा के कुछ एरियाज को डेवलप नहीं होने दे रहा है वो है नक्सलिज्म। हालांकि नक्सलिज्म का जो इन्फ्लुएंस है ओवर द ईयर ओडिशा में कम हुआ है, लेकिन आज भी जो सदर्न और वेस्टर्न ओडिशा के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वो इनसे अफेक्टेड है, जिसकी वजह से वहां पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही नहीं जा सकता। इनफैक्ट खुद नवीन पटनायक ने 2021 में कहा था कि ओडिशा के 6000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां आज भी मोबाइल का एक्सेस या कनेक्टिविटी नहीं है, और इसका भी मेन रीजन है नक्सलिज्म। लास्ट में मैं बस इतना कहूंगा कि भैया जो ओडिशा की सक्सेस स्टोरी है वो किसी मिरेकल से कम नहीं है, और भारत के जितने भी बाकी पिछड़े स्टेट हैं उन्हें यहाँ से एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ओडिशा भारत का एक राइजिंग स्टेट है। पिछले 20 साल की ग्रोथ यहाँ पर मॉन्यूमेंटल है। मैंने आपको इसके बारे में बताया।
अब आपका फर्ज है कि आप इसे आगे शेयर करो। मैं आपसे मिलता हूँ एक और ऐसे तू यार वीडियो खत्म दबा के शेयर करो यार, अंदाजा लगाओ भाई, यार अंदाजा लगाओ कितना इतना struggle गरीब देखिए यार स्टेट, स्टेट ने। मतलब जो भी अंपायर आती थी, जो भी कोई मतलब राजा ने, चाहे जो भी मुगल आते आए, थे, चाहे मुगल अफगान आए, आए, चाहे गुप्ता अंग्रेज अंपायर आए, आई, कोई कोई भी भी आए। अंपायर यार, हाँ। मतलब मराठा अंपायर ने चलो थोड़ा फिर काम कराया था, मतलब जो भी इधर अंपायर आई, अफगान हो गए, जो भी, वो ध्यान दिल्ली, बंगाल, मद्रास, इन जगहों पे करते, हमेशा ओडिशा को इग्नोर कर दिया जाता था भाई, तुम इस बात हमेशा। से हाँ, अंदाजा लगाओ नवीन यहाँ पटनायक पे- जब आए हैं हाँ। उसके बाद से उन्होंने किस पहले तरीके इनके से फादर लेके थे, गए। फिर ये नवीन पटनायक हाँ। बाहर से स्टडी करके कर आए हैं। एज इन्होंने बुटीक खोला, इनका हाँ। इंटरेस्ट नहीं नहीं था, था इसमें। फिर किसी ने बोला कि हाँ आप आओ, हाँ। और पहले ही इलेक्शन लड़ा और सीएम। और फिर उसके बाद काम कैसे किए तुमने देखा है? यार देखो प्रॉब्लम हर स्टेट का होता है, हर जगह का होता है, लेकिन इधर किस तरह, नक्सलिज्म के मतलब खत्म इस हो तरह रहा का है सब कुछ। स्टेट हाँ। जिसका कोई उम्मीद ही नहीं लगाता था कि ये भाई कोई तरक्की करेगा, बिल्कुल। इतनी गरीबी है, ये सही हो ही यार नहीं सकता। मिनरल्स बहुत है, हाँ। एग्रीकल्चर के हाँ। लिए ये जगह सबसे लोग बेस्ट है, मिनरल्स, टूरिस्ट प्लेस के लिए हर बहुत अंपायर है। जो हाँ, आई वो हाँ। मिनरल्स ही लेती रही, देखो और ओडिशा और को इसमें फायदा कोई नहीं डाउट पहुंचाया। नहीं है, हाँ। जब तक ओडिशा पे काम नहीं हुआ था, हाँ। लोग ओडिशा से निकलकर दूसरी जगहों पे, हाँ, काफी हाँ। जगहों पे माइग्रेट हुए हैं, बिल्कुल, काफी बिल्कुल। जगहों पे दूसरे और स्टेट्स अभी में चले ओडिशा गए। देखो फास्टेस्ट ग्रोइंग एक तरह से स्टेट बन गया, और क्या लेवल की यार तरक्की कर रहा है। प्रेसिडेंट हाँ। इंडिया का इधर से, मतलब ओडिशा हाँ से। यार, ये गाइस ये कंफर्म कर, हाँ मेरे ख्याल से इधर से ही है ना। हाँ आदिवासी है वो भी, तो मेरे ख्याल में मतलब ट्राइबल है। हाँ ये तो इधर बिल्कुल, से ही है, हाँ। मुझे जितना याद लेकिन है। यार टोटली मजा ये है तरक्की, ये जब कहते हैं ना वो एक अच्छा लीडर मिले तो आपका देश क्या, आपका स्टेट भी तरक्की करता है, तो करता ये है। आज हमने मिसाल देखी है देख भाई। लिया, वाकई में सही बोला टोटली मजा है यार गाइस, आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत कौन कौन ओडिशा से वीडियो देख रहा है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार